बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीईटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के, यानी प्रीवियस ईयर में किस तरह से यूपीटीईटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको पहले सॉल्व कराएंगे, जैसे 2019, 18, 17, 16, 15, 14। तो इस तरह से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं पहले उनको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद अदर जो भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं उनको कंप्लीट कराया जाएगा। तो अब से डेली आपको यूपीटीईटी 2021 के लिए वीडियोस मिलेंगे। आप जितना हो सके इन प्रैक्टिस सेट से अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर करें। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम से जो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसको सॉल्व करा दिया है। ईवीएस का पार्ट 1 में 15 क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। अब हिंदी शुरू कर रहे हैं, उसके बाद फिर से ईवीएस, उसके बाद इंग्लिश या संस्कृत में आपको मिलेगा और इसी तरह मैथ सब्जेक्ट से भी। तो इस तरह से डेली आपको वीडियोस मिलेंगे। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर करें। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो को हिंदी सब्जेक्ट से। यहाँ पर हम 15 क्वेश्चंस तक आज के इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी का पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो आप सभी को पता है कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग की बात करें दोस्तों, जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द में नया परिवर्तन करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। वहीं अगर हम प्रत्यय की बात करें तो यह शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल दिया है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक में प्राग धन ऐतिहासिक हो जाएगा। तो जो ये प्राक है ये आपका उपसर्ग है क्योंकि शब्द के पहले जुड़ा है। ऐतिहासिक से पहले आपका प्राक जुड़ा है, ये उपसर्ग हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वह है प्राक। करेक्ट आंसर यहाँ पर 31 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है, तुलसीदास किसकी कविता है। ये जो तुलसीदास है यह किसकी कविता है यह पूछा है। तो यहाँ पर 32 की बात करें, जिन भी स्टूडेंट ने 32 का आंसर डी बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। तुलसीदास जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि है 33 पूछा है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। जब भी आप बहिष्कार का संधि विच्छेद करते हैं तो आप इसे कैसे तोड़ेंगे, यही पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर 33 की बात करें तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बहि धन, यानी विसर्ग लगाएंगे फिर उसके बाद धन कार, बहि धन कार। तो ये हो जाएगा बहिष्कार और इसमें संधि विसर्ग संधि पाई जाएगी, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा 33 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। आपको बताना है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो यहाँ पर जो वैदेही वनवास है वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात करें तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि हरिऔध का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहा जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 34 का बी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो 35 पूछ रहा है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से जो भी आपके शब्द दिए गए हैं ABCD, तो इनमें से आपको पुल्लिंग शब्द छांटकर बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द की बात करें, कौन सा पुल्लिंग होगा। तो जिन भी स्टूडेंट ने आंसर भी बताया है उनका करेक्ट है। जो पहिया है वह एक पुल्लिंग शब्द है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 35 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपके लिए गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ करके आपको 36 एवं 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ पर आप इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे हम क्वेश्चन देखेंगे कौन सा बनेगा।
तो चूंकि जैसे ही आपको गद्यांश दिया जाए आप तुरंत गद्यांश मत पढ़ने लगिए। यहाँ पर आपको एक तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप पैसेज, हिंदी पैसेज सॉल्व करेंगे। तो पैसेज की बात करें तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। जैसे ही पैसेज देखें आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है संप्रेषण कला क्या नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है संप्रेषण कला क्या नहीं है। ऑप्शन आपके दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि संप्रेषण कला क्या इसमें से नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम पैसेज की तरफ बढ़ते हुए पहली लाइन से ही शुरू करेंगे। दिया है स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। तो ये तो बता दिया संप्रेषण कला है। तो इसमें से हम देख लेंगे क्या क्या कला के अंतर्गत आएगा। तो पहला हो जाएगा प्रभावशाली भाषा, जो कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है प्रभावशाली भाषा, ये संप्रेषण के अंतर्गत आ गया। ठीक है, दूसरा छोड़ देते हैं अभी। तीसरा क्या दिया है आत्मविश्वास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संप्रेषण क्या है, आत्मविश्वास भी है। उसके बाद अगला है विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, ये भी हमारा संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। आप इसे देख पा रहे हैं यहाँ पर, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना भी संप्रेषण कहलाएगा। इतनी चीजें संप्रेषण कला के अंतर्गत आएंगी। जबकि क्वेश्चन हमारा पूछा था कि इनमें से कौन सा या इनमें से क्या ऐसा है जो संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। तो देखिए कहीं भी आपको संप्रेषण में अलंकरण नहीं दिखाई दिया। जब भी हम संप्रेषण की बात करते हैं तो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अलंकरण में हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, तो यह संप्रेषण कला के अंतर्गत नहीं आएगा। क्योंकि आपकी संप्रेषण कला में इतनी चीज़ें आई हैं तो उनके ऑप्शन हमें मिल गए हैं, अलंकरण जो है वो नहीं मिला, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप पैसेज को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, यानी 37 देख लेते हैं। 37 पूछा है संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, ये देखना है। तो चलिए हम पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर पैसेज में हमने देख लिया था कि यहाँ तक पढ़ लिया था कि भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। उसके बाद आगे दिया है जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। तो संप्रेषण कला को हम निरंतर अभ्यास से निखार सकते हैं, ये बात कही गई है। ठीक है, एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता, भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती है। आगे बढ़ेंगे, फिर कह रहा है तथा भाषा पर अनायास किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद जी ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था उसे विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। तो भैया जहाँ भी देखा तो अभ्यास ही दिखा हमें। ठीक है, निरंतर अभ्यास, क्योंकि कोई भी चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आपका निरंतर अभ्यास होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा था कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। तो अनायास मतलब अचानक ही कोई चीज़ नहीं आ जाएगी जब तक हमें निरंतर अभ्यास नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभ्यास सबसे ज़रूरी है किसी भी चीज़ को या किसी भी कार्य को करने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अभ्यास। क्योंकि हमारे पैसेज में भी अभ्यास ही हमें देखने को मिला, निरंतर अभ्यास। स्वामी जी ने भी अभ्यास को भी कहा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर 37 का बी हो गया। इस तरह से दोनों में बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप पैसेज समझ पाए होंगे कि किस तरह से आप पैसेज वगैरह जो है एग्जाम में करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। 38 पूछा है निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो वह होती है 4। कौन सी होती है तो पहले वो जान लेते हैं। तो छ, त्र, छ हो जाएगा, त्र हो जाएगा, ज्ञ और श्रा। ठीक है, छत्रज्ञ श्रा। तो ये 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन देखने को मिलते हैं। जबकि पूछा इनमें से नहीं है, तो यह जो है यह शब्द, यह आपका संयुक्त व्यंजन नहीं कहलाएगा, यह आपका अंतस्थ व्यंजन या रालावा के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से इसमें नहीं पूछा था, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 39 नंबर का। 39 में पूछा है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है।
तो यहाँ पर पूछा है कि मृत्युंजय पद में आपको समास बताना है कि कौन सा है। तो 39 की बात करें, 39 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों अगर हम बात करें बहुव्रीहि समास की, तो बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होगा ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि इसमें तीसरे पद या अंतिम पद की ओर जो है वो संकेत किया जाता है, तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कई सारे उदाहरण हैं। अगर हम बात करें बहुव्रीहि समास की, जैसे दशानन हो गया, गजानन हो गया, तो इस तरह से इसके कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। मृत्युंजय यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव हो जाएगा। तो इसमें जो भी स्टेटमेंट आएगा वह अर्थात करके देखने को मिलेगा, जिसका कोई एक और अर्थ निकले। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 39 की बात करें तो 39 का करेक्ट आंसर जो है वो ए हो गया बहुव्रीहि समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो मैंने आप सभी को पहले प्रश्न में उपसर्ग का अर्थ बताया था। जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नवीन परिवर्तन करें उन्हें हम उपसर्ग कहेंगे। तो अलंकार को हम तोड़ेंगे तो अलम धन कार। ठीक है, तो इसमें जो पहला शब्द आया वो है अलम, ये हमारा उपसर्ग कहलाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 40 का जो है वह डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है यह इसके नीचे रेखांकित किया गया है कि यह पुस्तक किसकी है, हमें रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यानी यह जो लिखा है इसके नीचे रेखा खींची हुई है, तो यह शब्द, यह पुस्तक किसकी है, आपको पद परिचय देना है। तो यहाँ पर हम 41 की बात करें तो 41 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यह जो है वह सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष है, इसमें एक वचन और स्त्रीलिंग देखने को मिलेगा। इतनी चीजें आ जाएंगी, तो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 42। 42 पूछा है विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। तो विलोम यानी विपरीत अर्थ बताना है आपको कि विश्लेषण का विपरीत अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर 42 की बात करें, 42 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विश्लेषण शब्द का विलोम संश्लेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन में जो हमारे स्वर निकलेंगे वह हमारे मुंह के सभी भागों को स्पर्श करते हुए निकलेंगे। तो इसमें स्पर्श व्यंजनों की सबसे पहले बात करें तो उनकी संख्या 25 होती है। 25 में 5 वर्ग आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से वर्ग? का, चा, टा, ता और पा। इसे हम कंठ, दूसरा है तालु या तालव्य, तीसरा है मूर्धन्य, चौथा है दंत, ठीक है, पांचवा है ओष्ठ। इनके नाम हैं। तो यहाँ पर दंत की बात करें तो का, चा, टा, ता, ता, था, दा, धा और ना, इतनी सारी चीजें आ जाएंगी दंत के अंतर्गत। 5 वर्ग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी हम उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से करेंगे तो वह दंत के अंतर्गत आएगा। का, चा, टा, ता वर्ग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वह सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऊष्म व्यंजन, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो मुंह से जो है बड़ी संघर्ष से या रगड़ खाते हुए हवा निकलती है मुंह से, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन सी होती है? शा, शा, सा और हा। ये 4 संख्या देखने को मिलती है। तो इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो आप समझ गए होंगे, करेक्ट आंसर यहाँ पर 44 का बी हो जाएगा। शा, शा, सा और यहाँ पर एक और आ जाएगा हा। चूंकि ऑप्शन में 3 दिए हैं तो आप इसे ही टिक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 45। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है अत्यधिक का विलोम क्या है।
विलोम आप सभी को पता है विपरीत अर्थ बताने वाला। अत्यधिक का आप सभी को पता है विलोम क्या होगा। तो अत्यधिक का जो विलोम होगा वह है अत्यल्प यानी अत्यंत कम। अत्यधिक का अत्यल्प यानी अत्यंत कम, ये हो जाएगा आपका विलोम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 15 नंबर क्वेश्चन पे रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी और प्रीवियस वीडियो में जो बाल विकास और ईवीएस है, बाल विकास तो कंप्लीट करा दिया गया है, ईवीएस का एक और पार्ट आएगा जल्दी। और इस तरह से आपका 2019 का जो भी पेपर है विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।